हेलो ऑल, वेलकम टू लॉ स्कूल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के आगे के टॉपिक्स। आज हम कवर करने जा रहे हैं ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन। जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो भी थ्योरी का था, आज भी थ्योरी क्लास ही है आपकी। और जो इसके एमसीक्यूज होंगे वो हम नेक्स्ट वीक मंडे से कवर करवा देंगे आपको। ठीक है, तो आइए चलिए पहले पढ़ते हैं हम ऑफर। ऑफर क्या कहता है? ऑफर, मोड ऑफ मेकिंग द ऑफर पहले हम पढ़ेंगे। कहते हैं मोड ऑफ मेकिंग ऑफर आपका एक्सप्लिसिट भी हो सकता है और इम्प्लिसिट भी हो सकता है। एक्सप्लिसिट मींस जब आपका ऑफर डायरेक्ट हो, ठीक है, क्लियर हो, तो उस ऑफर को हम एक्सप्लिसिट ऑफर कह देते हैं। जब आपका ऑफर क्लियर हो और आपका ऑफर डायरेक्ट हो, देन इट मींस इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लिसिट। जब आपका ऑफर क्लियर ना हो, ठीक है, इनडायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो या which is can only be understood, it is not in the direct form, तब हम उसको बोल देते हैं कि जो मोड ऑफ मेकिंग ऑफर है वो आपका इम्प्लिसिट है। तो पर्सन्स ऑफर हैज बीन मेड टू, तो देखिए जी, आपके जो ऑफर हैं वो जनरल भी होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। जनरल जो पब्लिक एट लार्ज के लिए होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डाल दी कि जो मेरी ये चीज ढूंढ के देगा या पर्सन का मिसिंग फाउंड के आते हैं, जो भी करेगा उसको हम ऑफर दे रहे हैं, हम उसको 10,000 रुपीज रिवार्ड देंगे। तो ऐसी जो ऑफर्स होते हैं जब जनरल पब्लिक के किए जाते हैं वो जनरल ऑफर्स होते हैं। स्पेसिफिक में आप स्पेसिफिकली पर्सन की बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को अपना घर सेल करने के लिए बोला, तो वो उसको ही बी को बोला है। कितने अमाउंट का बोला? 20 lakhs का बोला या जितने का बोला, तो वो बी के लिए ऑफर है। तो जब ऐसे ऑफर्स जो स्पेसिफिक पर्सन के लिए बनते हैं, तब उसको हम कह देते हैं कि वो स्पेसिफिक है, फॉर स्पेसिफिक पर्सन, फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। इन ऐसे समझिए, ठीक है। तो हमने समझ लिया ऑफर के मोड, समझ लिए, हमने समझ लिए किस टाइप का होता है। अब आगे इस सिचुएशन को समझते हैं, जो मैं आपको ये आगे समझा के फिर करवाती हूँ, फिर आपको बहुत इजीली समझ लग जाएगी। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं ऑफर क्या है। ऑफर देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये पुराना लॉ है तो थोड़ी लैंग्वेज टफ होगी, इसको कुछ घबराने की बात नहीं है, इतनी कोई टेक्निकलिटी नहीं होती इसमें। पहले बस ये बात याद रखो, ऑफर आपका सेक्शन 2A में दिया हुआ है, ठीक है। 1872 का आपका एक्ट है। ऑफर या प्रपोजल उसे कहते हैं जब वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent। अब कुछ ऐसी आप सिग्निफिकेंस दिखा दो किसी दूसरे बंदे को कि विलिंगनेस है या कुछ नहीं है करने की, और दूसरा बंदा उसकी असेंट दे दे। असेंट तो आप समझते हो ना, वर्ड क्या होता है, जब उसमें अपनी जी हजूरी या हाँ दे दे। असेंट का मतलब तो यही होता है ना कि जब वो मान जाए, ठीक है, वो एक्ट के लिए, या फिर टू अब्सटेनेंस टू अब्सटेन के लिए बोला गया है। ही सेड टू मेक अ प्रपोजल। इसमें कुछ टफ नहीं है, ये समझो ऑफर अपनी, जैसे आपको पता ही है वर्ड जो सजेस्ट कर रहा है आपका ऑफर, तो ये क्या कहते हैं, जब आप किसी को कुछ ऑफर दे देते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को वही घर बेचने को बोला या कार देने को बोला, किसी भी पर्सन ने किसी को जो भी चीज है उसका ऑफर देता है, उसके साथ वो अमाउंट देता है। आप OLX पे इतनी एड्स डालते हो, देखते हो, तो वो ऑफर्स ही होते हैं, ठीक है। तो वो एट पब्लिक एट लार्ज को ऑफर होता है, ठीक है। जब वो किसी एक कोई मैसेज करते हैं तो वो स्पेसिफिक ऑफर बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप समझिए, ऑफर का मतलब यही है इसमें बताया हुआ। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर पढ़ते हैं। पहला कहते हैं जी स्पेसिफिक ऑफर, वही मैंने आपको भी समझा के हटी थी कि स्पेसिफिक ऑफर आपका क्या है। ए ऑफर्स टू सेल हिज हाउस टू बी, दस अ स्पेसिफिक ऑफर इज मेड टू स्पेसिफिक पर्सन एंड ओनली बी कैन एक्सेप्ट द ऑफर। वही कोई बाइक बेच रहे हो या कोई लैपटॉप दे रहे हो, ए ने बी को बोला, ठीक है, इसका और सोच लो, कोई नाम सोच लो, सोना ने मोना को बोला कि मैं तुम्हें ये अपनी घड़ी 10,000 की दे दूंगी, बहुत ब्रांडेड है, मार्केट में इसकी वैल्यू बहुत है, बट मैं न्यू बाय कर रही हूँ, तुम मेरी फ्रेंड हो, तो इस करके तुम्हें मैं ये दे रही हूँ स्पेसिफिकली।
ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि सोना ने मोना को ऑफर जो दिया वो स्पेसिफिक है, उसके लिए ही है, तो वो स्पेसिफिक ऑफर आपका बन जाता है। ऑफर इज मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, पार्ट और ऑर्गेनाइजेशन, सच ऑफर इज नोन एज द स्पेसिफिक ऑफर। ठीक है, अब आगे बात आपके जर्नल की। इट इज एन ऑफर विच इज मेड टू द ग्रुप ऑफ पीपल और पब्लिक एट लार्ज, such offer can be accepted by any member of that group of public. Example, A advertises in the newspaper that whosoever finds his missing son would be awarded with 2 lakh. B reads it, and after finding the boy, he calls A to inform about his missing son. Now A is entitled to pay 2 lakhs to B for his reward. जब आपका जर्नल के लिए हो जाता है, पब्लिक के लिए तो जनरल ऑफर, स्पेसिफिक के लिए स्पेसिफिक ऑफर। ठीक है, अब चलते हैं हम क्रॉस ऑफर पे कि क्रॉस ऑफर क्या होता है। कहते हैं टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स विद ईच अदर, दे आर इग्नोरेंट अबाउट ईच अदर्स ऑफर। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझिए। ए एंड बी बोथ सेंड लेटर्स टू ईच अदर ऑफरिंग टू सेल एंड बाय बीज हाउस at the same time. This is the cross offer made where one party needs to accept the offer of another. तो कहते हैं क्रॉस ऑफर क्या होता है, क्रॉस वर्ड से समझिए यार, आप को कोई टफ नहीं है, क्रॉस वर्ड से इसको समझो। ठीक है, ए ने बी को ऑफर दे दिया, वही बी ने ए को ऑफर दे दिया। जब ऐसे आपस में ये कोई ऑफर कर दे, ठीक है, और पता ना हो कि वो भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम, तो उसको हम कह देते हैं कि जी क्रॉस ऑफर हो गया। अब क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर में फर्क है। काउंटर ऑफर क्या होता है, ए काउंटर ऑफर इज एन आंसर गिवन टू इनिशियल ऑफर। इसका पहले एग्जांपल से समझो। आपने OLX पे ऐड डाली कि मैं अपना लैपटॉप 30,000 का बेचना चाहता हूँ। ठीक है, जो किसी ने रिवर्ट बैक करा, उसने बोला कि नहीं 25 का लूंगा मैं। उसने यहाँ पे क्या करा, 30 आपका इनिशियल ऑफर था, उसने 25 का बोला, 25,000 का, फिर आपने आगे बोला नहीं नहीं 28 का। तो ऐसे जब चलते हैं उसको हम काउंटर ऑफर बोलते हैं। क्रॉस ऑफर में एट द सेम टाइम ए ने वही बी को बोला, बी ने वही ए को बोला था। बट यहाँ पे काउंटर ऑफर में क्या है, इनिशियल ऑफर एक होता है आपका, इसमें कुछ काउंटर क्रॉस नहीं होता, एक ऑफर चलता है, उसी में ही आगे जो है आपकी ऑफरिंग चलती है। ठीक है, तो मींस दैट द ओरिजिनल ऑफर हैज बीन रिफ्यूज्ड। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। काउंटर ऑफर में आपको ये बात याद रखनी है कि जब जिसने 25 का इसको ऑफर दिया तो 30 को इसने रिफ्यूज कर दिया है। ओके, तो जो आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनना था, 30 से कॉन्ट्रैक्ट बनना था, वो आपका रिजेक्ट हो गया है। अब न्यू ऑफर बन रहा है 25 से, फिर 28 बोला तो वहां से न्यू आपका ऑफर बन रहा है। तो आपको ये बात इसमें जो है याद रखनी है कि अ काउंटर ऑफर मींस दैट द ओरिजिनल ऑफर हैज बीन रिफ्यूज्ड। इस पे क्वेश्चन आता है जो आप गलत करके आते हो कि काउंटर ऑफर का क्या मतलब है कि ओरिजिनल ऑफर आपका रिफ्यूज हो गया है और रिप्लेस हो गया है न्यू ऑफर बाय अनदर। द काउंटर ऑफर offers 3 choices to the original offer: accept, refuse और make another offer. accept कर लो ये, या ये refuse कर दे वो, या फिर कोई और बना दे। अब देखो उसके पास 30 के था, वो अब 25 का नहीं कर रहा, वो उसे रिफ्यूज कर दिया, अनदर ऑफर बना दिया 25 का। जब अभी देखो आप अभी ये पहले ये भी बात समझो, ऑफर में क्या होता है, जो ऑफर देता है वो ऑफरर होता है, जिसके पास ऑफर आता है वो ऑफरी होता है। ठीक है, अब इस बात को अब समझो, या तो वो 30K को एक्सेप्ट कर ले, या उसने नहीं करा एक्सेप्ट, ऑफरी ने उसने खुद एक ऑफर दिया। अब जब आपके पास 25,000 का ऑफर आया लैपटॉप खरीदने का, आपकी मर्जी है, आप यहीं पे एक्सेप्ट करके नया ऑफर बना लो, नया मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना लो। बट आपके पास अब मर्जी है, या तो इसको एक्सेप्ट कर दो या टोटली रिफ्यूज कर दो उसको। आप क्या करते हो OLX में, जब आपको कम रेंज का रेट बताते हैं आप सीधा लिख देते हैं नो, नहीं मैं नहीं इतने का लूंगा। ठीक है, या आपकी मर्जी होती है टू मेक अनदर ऑफर। जैसे इस केस में इन्होंने क्या करा, न्यू ऑफर बना दिया 28,000 का, कि मैं 25 नहीं, चलो 28,000 दे दो। तो आपको ये समझना है काउंटर ऑफर में 3 चॉइसेस होती हैं, आइदर टू एक्सेप्ट, रिफ्यूज और टू मेक द अनदर ऑफर। और जब आप न्यू ऑफर इसमें डालते हो, ठीक है, तब जो है आपका ओरिजिनल ऑफर है
वो खत्म हो जाता है, वो न्यू ऑफर से रिप्लेस हो जाता है। समझ गए इस बात को? अब आपको इतनी बात समझ लग गई है, अब हम चलते हैं वो स्लाइड पे जो हमने पहले नहीं कवर करी थी। तो कहते हैं अगर ऑफर आपका एक्सेप्ट हो जाए, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है, मतलब कि कोई कंडीशन नहीं लगाई आपने ऐसा जो ऑफर आया आपने एक्सेप्ट करा, हेंस कॉन्ट्रैक्ट आपका बन गया। बट आपकी कोई कंडीशन है, ठीक है, आप जो ऑफर आपको वो ऑफर दे रहा है, आप उसमें कोई कंडीशन लगा रहे हो, ठीक है, आपकी वो कंडीशन अगर आप एक्सेप्टेंस हो रही है तब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। नहीं तो जैसे कंडीशन में आगे क्या होता है, काउंटर ऑफर आ जाता है ऑफर का, जो अभी हमने पढ़ा कि मैं आपका लैपटॉप 30 का नहीं, 30,000 का नहीं, 25,000 का लूंगा। तो क्या होता है जब आपका काउंटर ऑफर आ जाता है, अभी हमने क्या पढ़ा था, ओरिजिनल ऑफर आपका लैप्स कर जाता है, मतलब कि वहीं के वहीं वो खारिज हो जाता है। मैंने अभी आपको समझाया था ना कि जब काउंटर ऑफर आता है, जो इनिशियल ऑफर होता है वो उसको हम मान लेते हैं कि वो खत्म हो गया है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद कहते हैं इफ काउंटर ऑफर इज एक्सेप्टेड अनकंडीशनली बाय द ऑफर। अब देखिए जी, अब आपका कंडीशनल एक्सेप्टेंस थी, क्या थी, वो काउंटर ऑफर के फॉर्म में थी। कंडीशनल एक्सेप्टेंस किसी भी फॉर्म में हो सकती है, यहाँ पे हमने काउंटर ऑफर के फॉर्म में बताई है। अगर वो आपका एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है, काउंटर ऑफर से मान लो करके आपने 28 का, जब वैसे आपने और काउंटर दिया तो 28 का न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना, तो इस केस में आपका काउंटर ऑफर है अगर एक्सेप्ट हो गया है विदाउट एनी कंडीशन, मोर कंडीशन, तो उसको मान लेंगे उसमें कोई और कंडीशन ही नहीं थी, तो वो अनकंडीशनल हो गया एंड इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द ऑफरर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने ऑफरर की बात करी है। तो ये जो आपका पॉइंट है, काउंटर ऑफर जब न्यू बना, ठीक है, 30 का बोला, 25 में अगर आपने मान लिया, ऑफरर ने मान लिया, तब वो आपका वहीं के वहीं कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब दूसरी सिचुएशन देखो, अगर कहते हैं जी आपका ऑफर रिजेक्ट हो जाए, तो कॉमन सेंस की बात है, तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। बट इफ काउंटर ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड, अब इस केस में समझिए, यहाँ पे तो ऑफरर ने 25K का ऑफर हमने यहाँ पे पढ़ा कि मान लिया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बट इस केस में मान लीजिए काउंटर ऑफर जो ऑफरी ने उसको ऑफरर को दिया, मेन को दिया, जो इसने इनिशिएट करा था उसको दिया, और उसने नहीं माना, उसने रिजेक्ट कर दिया, तो भी आपका कह देंगे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अब आपको 30,000 का लैपटॉप दे रहे हो, 25 आया, आपने बोल दिया नो, वही जो हमने पढ़ा, इट कैन आइदर बी एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, और यू कैन मेक अ न्यू ऑफर। तो इस स्लाइड में हम यही बात पढ़ रहे हैं, इफ एक्सेप्टेड, if counter offer accepted it will form the contract, if counter offer is rejected no contract will be formed, if another offer is made, तो why no contract is this, because यहाँ से न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्योंकि पुराने वाला आपका खारिज हो जाएगा, ठीक है। इफ काउंटर ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड बाय ऑफर इट इज रिजेक्टेड, नो कॉन्ट्रैक्ट इज दिस, ऑफर रिवर्ट्स टू एंड एक्सेप्ट द ओरिजिनल ऑफर, तो इस केस में नो कॉन्ट्रैक्ट इज दिस बिकॉज अब न्यू कॉन्ट्रैक्ट आपका बन जाएगा। ओके, नाउ ये हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं इसके कुछ इसेंशियल्स पे। ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एंड कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें देखो यही बात बताई हुई है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका लीगल रिलेशनशिप और ऑब्लिगेशंस ऑफ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस पे बना होना चाहिए। Thus the formation of contract which starts with an offer is accepted but the legal relationships and consequences means the party making offer must have clear intention to establish the legal relationship with the other party। तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है, बिकॉज आपको पता है जब ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस हो जाती है, कंसिडरेशन लग जाती है, वो एग्रीमेंट ही होता है, और उसको कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमने उसमें लीगल ऑब्लिगेशन डालनी होती है, फिर वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो कहते हैं लीगल ऑब्लिगेशन डालने के लिए जो ऑफर शुड बी ऑफ द क्लियर इंटेंशन and there should be established कि yes parties are ready to form the legal relationships between them।
then only there the offer will be the valid offer. समझ गए इस पॉइंट को? अब ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हम अभी पढ़ के हटे हैं। ऑफर आपका एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट फॉर्म का होता है। द ऑफर में बी मेड आइदर बाय द वर्ड ऑफ माउथ और इन राइटिंग। सच एन ऑफर इज नोन एज एक्सप्रेस ऑफर। On the other hand, if the offer is inferred, indirectly understood either from the conduct of parties or from the circumstances, such offer is known as the implied offer. तो यहाँ पे वही इन्होंने एक्सप्लिसिट, इसके अदर वर्ड्स हैं एंड इम्प्लिसिट। देखो मैंने जानबूझ के पहले में ये और अब ये, सो दैट आपके एग्जाम में दोनों में से कोई भी वर्ड यूज हो आपको पता होना चाहिए ये मोड ऑफ ऑफर की बात कर रहे हैं। राइट नाउ ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल, ये भी हम पढ़ के हटे हैं अभी कि या तो ऑफर आपका स्पेसिफिक होता है या जनरल होता है। स्पेसिफिक क्या होता है वो भी आपको पता है, जो पर्टिकुलरली किसी पर्सन के लिए हो, जनरल जब पब्लिक एट लार्ज के लिए हो। यहाँ पे भी ये बात बोली हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब आपने ऑफर दिया है, जिसको दिया है उसको कम्युनिकेट भी होना चाहिए, और उस पर्सन को मालूम पता ही ना हो, कम्युनिकेशन ही ना हो, तब क्या कहेंगे ऑफर आपका कंप्लीट वैलिड ही नहीं है। ठीक है ना? एन ऑफर इज मेड विद अ व्यू टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप्स, सो इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू whom it is made. Without communications the offer is incomplete and cannot be accepted. But of course ये बात है, ऑफर आपका कम्युनिकेट ही नहीं हुआ है तो वो एक्सेप्ट कैसे होगा? ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ मेयर एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन और इनविटेशन। इसमें ये बता रहे हैं कि समटाइम्स वन पार्टी merely shows an intention for making an offer or invites other party for making it. Such intention or invitation for making an offer will not be considered as a valid offer. तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि आप ऑफर देने के लिए it should be distinguished from mere expression of intention for the invitation. अब आपकी जस्ट इंटेंशन है बट आपने इसको कन्वे नहीं करा है, तो इस केस में mere expression will not amount to the valid offer. For valid offer you should follow the modes of offer. Either it should be expressed or it should be implied to the person. Just you are having the mere intention that you are going to invite the person to make an offer will not create a valid offer. तो यहाँ पे यही बात समझाई हुई है। The other thing is offer may be conditional, भी हम इसको पढ़ के हटे हैं conditional and unconditional को। While making an offer, the offerer may impose conditions for the acceptor. Such conditional offer is a valid subject to the following conditions. तो कहते हैं कि जब ऑफरर ऑफर देता है तो वो जरूरी नहीं है या है भी, मतलब उसकी मर्जी है कि वो उस पर कुछ कंडीशंस लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है एक्सेप्टर के ऊपर। ठीक है, तो सच कंडीशंस ऑफर इज वैलिड सब्जेक्ट होनी चाहिए। वो किन पॉइंटर्स पे होनी चाहिए? ये वो पॉइंटर्स हैं। ऑफरर कैन नॉट इम्पोज एनी सच कंडीशन टू द नॉन फुलफिलमेंट विच वुड लीड टू एक्सेप्टेंस ऑफ दैट। तो यहाँ पे ये बात करी हुई है कि ऑफरर कुछ ऐसी कंडीशन इम्पोज नहीं कर सकता। ऑफरर कैन नॉट इम्पोज एनी सच कंडीशन टू द नॉन फुलफिलमेंट, कुछ ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकता जिसके वो एक्सेप्टेंस ही नॉन फुलफिलमेंट हो जाए। ठीक है, जिसकी उसकी एक्सेप्टेंस पे असर पड़े। दूसरा पॉइंट, द टर्म्स एंड कंडीशन इम्पोज्ड बाय द ऑफरर मस्ट बी मेंशन्ड इन द ऑफर in such a way that a person of a reasonable prudence may find indication for those conditions and those conditions must be reasonable eyesight. तो बेसिकली यहाँ पे यही बात करी हुई है, अगर आपको कंडीशंस लगानी है एक्सेप्टर के ऊपर तो इतनी वैलिड होनी चाहिए कि उसको भी समझ हो और उसको दिखे भी, उसको प्रायर पता हो, बाद में ना पता चले, पहले ही उसको बता दो ये भी ये बात है जी। मान लो आपने कुछ सामान सेल करना गए, आप उसको पहले बता दो कि मेरे घर से लेके जाना है या इस जगह से लेके जाना है। अगर उसको वो ये चीज एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं करता तो वही के वही वो ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बातों की बात करी हुई है और आपकी इतनी भी कंडीशंस नहीं लगा देनी कि जिससे नॉन फुलफिलमेंट ऑफ
which would lead to acceptance of that offer. ठीक है, the offerer cannot impose any such conditions the non fulfillment of which would lead to the acceptance. अब इसको कैसे समझना है कि आप कहते हैं कुछ ऐसी खतरनाक कंडीशंस ना लगा दो सो दैट जो एक्सेप्टर है उसको एक्सेप्ट ही ना कर पाए, उसकी नॉन फुलफिलमेंट हो जाए और उसके चक्कर में उसको ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़े। तो यहाँ पे ये पॉइंट कहिए कि आप ऐसे जानबूझ के कुछ ऐसा उस पर कंडीशंस लगा दो, वो कहे कि अरे मैं ये नहीं कर पाऊंगा, चलो मैं ले लेता हूँ, ये चीज आपकी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं, बेसिक कॉमन सेंस वाले पॉइंटर्स हैं, आप डेली यूज में देखते ही होंगे, तो इतने घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। अब रेवोकेशन, आप मतलब कि रेवोकेशन का क्या मतलब होता है, आप कैंसिलेशन कैसे कर सकते हो अपने ऑफर की, आप अपना ऑफर वापस कैसे ले सकते हो, कैंसिल कैसे कर सकते हो, लैप्स कर दो ऑफर को। तो ये उसके कुछ पॉइंटर्स हैं, ये आपका सेक्शन 6 में दे रखा है। ठीक है, तो कहते हैं ये इन चीजों के थ्रू आप अपना ऑफर जो है खारिज करवा सकते हो, बाय नोटिस, बाय लैप्स ऑफ टाइम, डेथ or insanity of the offer, non-fulfillment of prerequisite conditions, by counter offer, by compliance of prescribed mode और manner. नोटिस दे दीजिए, लैप्स ऑफ टाइम दे दीजिए, डेथ दिखा दीजिए कि जो जिसने ऑफरर ने आपको ऑफर करा उसकी डेथ हो गई या वो इंसेन हो गए हैं। ठीक है, तो वो अपना ऑफर कैसे फुलफिल करेंगे, बट ऑफ कोर्स ये बात है तो ऐसे, या फिर आप ये बता दीजिए कि जो हमने कंडीशंस दी हैं, प्री रिक्वेस्ट कंडीशंस, आपने उसकी फुलफिलमेंट नहीं करी तो आप ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आपका ऑफर रिवोक हो रहा है। काउंटर ऑफर जब आप कर दोगे, आपको पता है जब आप काउंटर ऑफर कर देते हो पुराना ऑफर आपका खारिज हो जाता है, न्यू ऑफर बनता है, तो ऐसे कर सकते हो। बाय कॉम्प्लियंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मोड और मैनर, या फिर आपने कोई प्रिस्क्राइब्ड मोड दिया है उसमें तो उसके थ्रू आप अपना रेवोकेशन कर सकते हो। राइट, आओ अब चलते हैं रेवोकेशन ऑफ ऑफर बाय द ऑफरर। वही पॉइंट को थोड़ा समझा रही हूँ इसमें, द ऑफरर कैन विथड्रॉ हिज ऑफर बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। ठीक है, द बिडर कैन विथड्रॉ हिज ऑफर एट एन ऑक्शन सेल before being accepted by an auctioneer using any of the customary methods. Example देखिए, A agreed to sell property to B by a written document which stated this offer to be left over until Friday 9 a.m. On Thursday, A made a contract to sell the property to C. B heard of this from X. On Friday 7 a.m. he delivered to A acceptance of his offer. Held B could not accept A's offer after he knew it had been revoked by the sale of the property to C. तो यहाँ पे बेसिकली ऑक्शन वाला आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, ए ने क्या करा था, एग्री करा था अपनी प्रॉपर्टी को बी को सेल करने के लिए बाय अ रिटन डॉक्यूमेंट विच स्टेटेड दिस ऑफर टू बी लेफ्ट ओवर अंटिल फ्राइडे 9 AM। ठीक है, ऑन थर्सडे अब ए ने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द प्रॉपर्टी, इसने ए ने सी को सेल कर दिया। ठीक है, बी हर्ड दिस, अब बी को एक्स से ये बात पता चली है, फ्राइडे 7 AM ही डिलीवर टू ए। अब बी 7 बजे ही ए के पास चल जाता है 9 AM पे उसका, क्योंकि टाइम था। फिर उसके बाद क्या बोला इन्होंने, held B could not accept A's offer after he knew it had been revoked by the sale of property to C. अब देखिए जी, B could not accept A's offer, क्यों, because he knew it had been revoked by the sale। अब B ने जब C को जब A ने C को अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी है तो B उस A ने जब ऑक्शन के थ्रू जो भी उसको देनी थी वो रिवोक ही हो गई है। तो ये यहाँ पे बेसिकली मैंने कस्टमरी मेथड में आपको समझाया है कि रेवोकेशन ऑफर कैसे रिवोक कर सकता है, विड्रॉ अपना ऑफर कैसे कर सकता है बिफोर टाइम, उसकी एक्सेप्टेंस से पहले जब आप किसी और को, इसके लिए अगेन आपने किसी को सेल करनी थी, कोई आपसे डीलिंग कर ही रहा था, अभी कह रहा था बताऊंगा मैं कल बताऊंगा, उससे पहले आप किसी और को सेल कर दो तो बेसिकली बात है, और अगले दिन आपको बोल लो आप उसको कि सॉरी आपने मुझे बताया नहीं, मैंने किसी और को सेल कर दिया। ठीक है ना, तो इसमें यही बात समझाई हुई है। अब चलते हैं हम एक्सेप्टेंस पे। एक्सेप्टेंस आपका क्या कहती है, एक्सेप्टेंस आपके 2B में डिफाइंड है और ये कहती है एज अ प्रपोजल और ऑफर इज सेड टू हैव बीन एक्सेप्टेड व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent to the proposal। अब
आपके पास कोई ऑफर है, जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो उसको हम बोल देते हैं एक्सेप्टेंस हो गई है। एग्जाम्पल क्या है, ए ऑफर्स टू बाय बीज हाउस फॉर रुपीज 40 lakhs एंड बी एक्सेप्ट सच एन ऑफर, नाउ इट हैज बिकम अ प्रॉमिस। ठीक है ना, प्रॉमिस बन गया, ए ने ऑफर दिया, बी ने मान लिया। ओके, व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड एंड इट बिकम्स प्रॉमिस, इट आल्सो बिकम्स इररेवोकेबल, नो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय एन। कहते हैं इररेवोकेबल मतलब उसको दोबारा हम ब्रेक नहीं कर सकते, वो प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, चाहे कोई लीगल ऑब्लिगेशन भी उस ऑफर में क्रिएट नहीं हुई है स्टिल, राइट। तो अभी हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पे। टाइप्स क्या है, टाइप्स अगेन एक्सप्रेस्ड या इम्प्लाइड। आपको याद रखना है कॉन्ट्रैक्ट में हर चीज एक्सप्रेस्ड या इम्प्लाइड वे से होगी, बिकॉज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इवन ऑरल एग्रीमेंट्स को उतनी ही इंपॉर्टेंस देता है जितनी आपके रिटर्न होते हैं। नो डाउट रिटर्न की ज्यादा वैल्यू है, बट स्टिल ऑरल पे कॉन्ट्रैक्ट्स भी प्रोटेक्ट किए जाते हैं इन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। एक्सप्रेस्ड एक्सेप्टेंस, इफ द एक्सेप्टेंस इज रिटन और ऑरल, it becomes an expressed acceptance. Example, A offers to sell his phone to B over an email. B responds to that email saying he accepts the offer to buy. अब देखिए ए ने क्या करा, बी को ओवर ईमेल अपना फोन सेल करने के लिए दिया, बी ने उसको ईमेल के थ्रू भेज दे के ठीक है आई एक्सेप्ट योर ऑफर, तो ये हो गया एक्सप्रेस फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस। इम्प्लाइड में देखिए क्या कहते हैं, द आर्ट्स म्यूजियम होल्ड्स एन ऑक्शन to sell a historical book to collect charity funds. In the media, they advertise the same. This says that a mere invitation to offer as per Indian Contract Act 1872. The invitee is offered for the same offer is expressed orally. So the offer to buy is an express offer, but by striking the hammer thrice, the final chord is made by the auctioneer. अब देखिए इसको इजीली समझो, जब आप ऑक्शन की बहुत सारी आपने मूवीज में देखा होगा, वो ऐसे हैमर को 3 टाइम करते हैं, ठीक है। जिसने लास्ट बोली लगाई होती है तो हैमर स्ट्राइक कर गया, तो वो इम्प्लाइड हो जाता है कि उसकी वो मतलब ऑक्शन उसकी हो गई है, ठीक है। तब उसने ऑरल वे से बोला है, इम्प्लाइड अंडरस्टूड हो जाता है। तो इसको इस एग्जाम्पल को आप इजीली ये से समझो, जबकि ऑक्शन होती है उसमें इम्प्लाइड होता है। कैसे इम्प्लाइड होता है, हैमर ने 3 बार स्ट्राइक करा, वो जिसने लास्ट बोली लगाई होती है वो प्रॉपर्टी ऑक्शन में वो जीत जाता है। ऐसे हमने कितनी बार मूवीज में देखा है। इसका और एग्जाम्पल देखो, आपने अब आप बस में बैठे हो, ठीक है, अब आपके पास टिकट वाला आता है, आप बताते हो तो वो काट देता है, वो इम्प्लाइड होता है कि बस में चढ़े हो बैठे हो आपको, बट ऑफ कोर्स बस की सर्विसेज लेनी है, वो इम्प्लाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस का ऐसे बताया हुआ है कि जब 3 बार हैमर बज गया, जिसने लास्ट में बोला है उसका वो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है कि जो अमाउंट थी ही इज एक्सेप्टिंग फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग और प्रॉपर्टी, राइट। तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस क्या है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस आल्सो रेफर टू एन एलिजिबल एक्सेप्टेंस occurs when a person to whom an offer has been made tells the offerer that he or she is willing to accept the offer provided that certain changes are made to the condition of the offer. This form of acceptance operates as a counter offer. The original offerer must consider a counter offer before contract can be established between the parties. तो वही जो मैंने आपको कंडीशनल ऑफर में समझाया था, यहीं पे भी कंडीशनल एक्सेप्टेंस यही है, जब आपके पास कोई ऑफर आता है, ठीक है, आप उसमें कोई कंडीशन लगा दो कि इतने का नहीं मैं इतने का लूंगी। देखो आप तो डेली बार्गेनिंग हम कितनी करते हैं मार्केट्स में जाके, ठीक है, तो भैया कहते हैं ठीक है इतने का नहीं इतने का नहीं, हमने नहीं इतने का नहीं इतने का, तो यू डू दैट काउंटर ऑफर एंड देन यू फाइनली फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, फाइनली यू कम टू दैट एग्रीमेंट कि हाँ जी ठीक है जी इतने का फाइनल एंड आई एम बाइंग दिस थिंग। तो यहाँ पे यही बात करी हुई है, जब आपकी कंडीशनल एक्सेप्टेंस मींस जब कंडीशन लगा के आप कोई चीज एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और आपकी एक्सेप्टेंस एलिजिबल होती है ऐसी, ठीक है, जिसको आप ऑफर दे रहे हो दैट पर्सन इज आल्सो विलिंग। अब अगर किसी को विलिंग नहीं है वो वही के वही बोल देगा कि सॉरी मैं आपको इस प्राइस में ये चीज नहीं दे सकता, ठीक है, बट यस यू बोथ डिसाइड द फाइनल प्राइस फॉर दैट थिंग, तो उसको हम बोल देते हैं कंडीशनल एक्सेप्टेंस लग गई काउंटर ऑफर के जरिए।
ठीक है। और भी बहुत होती है कंडीशन, जब आप कोई चीज एक्सेप्ट करते हैं, प्रैक्टिस में ये चीज होनी चाहिए, मुझे इसके साथ ये फ्री दे दो, मुझे ये दे दो, तो ऐसी बात है, अगर आप मुझे इसके साथ ये दे दोगे मैं आपकी ये चीज बाय कर लूंगी, तो इस फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस को हम कंडीशनल एक्सेप्टेंस बोल देते हैं, राइट। नाउ अब हम चलते हैं क्या इसेंशियल्स हैं फॉर द वैलिड एक्सेप्टेंस। पहला पॉइंट क्या है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल। ठीक है, जब मैंने आपको वो चार्ट बताया था उसमें मैंने आपको बताया था, जब आप फाइनल किसी पे आ जाते हो तब आपकी कंडीशन जब सब खत्म हो जाती हैं तो दैट फॉर्म्स द अनकंडीशनल पार्ट, कि इसके बाद कोई अब आगे अदला बदली नहीं होगी, जो बात हो गई है दैट इज फाइनल एंड देन यू मूव टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात करी हुई है कि द एंड रिजल्ट शुड बी acceptance should be absolute and it should be unconditional. Offer may be made for a specific quantity, volume and price. It may also contain certain terms and conditions. It is necessary for the acceptor that he must give his acceptance for the entire quantity and volume offered. For example, A wants to sell her car to B for rupees 2 lakh. B can't come back and says that she accepts the offer but will buy the same for rupees 1 lakh. तो बेसिकली यहाँ पे यही बात समझाई हुई है इन्होंने कि it is necessary for the acceptor that he must give his acceptance for the entire quantity and the volume which has been offered. ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। अगर आपको आप क्या कर रहे हो, कहते हो कि ठीक है मैं ले लूंगा, बट आप वॉल्यूम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक। जब आप किसी को ऑफर एक्सेप्ट करते हो तो यहाँ पे यही बात करी हुई है कि जो एक्सेप्टेंस है आपकी एब्सोल्यूट होनी चाहिए और वो अनकंडीशनल होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑफर कहते हैं कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी वॉल्यूम का या प्राइस का बनता है। इट ऑल्सो कंटेन सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस। तो क्या नेसेसरी है कि आप उसी को ऐसे एज इट इज ही एक्सेप्ट करो। ठीक है, जितनी क्वांटिटी वॉल्यूम का आपको दिया है वैसे ही, तो इट शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। सेकेंड पॉइंट क्या है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन प्रिस्क्राइब्ड मोड और मैनर। तो इसमें भी यही है कि while making an offer, the offerer may prescribe a particular mode or manner of acceptance and the acceptor must abide by it. अब आपने कोई ऑफर दिया, आप उसको कहते हो कि प्लीज बाय मुझे बाय ईमेल अपना एक्सेप्टेंस बता देना, या बाय मैसेज बता देना, या बाय कॉल बता देना, तो आपका फर्ज बनता है जैसे उसने बोला आप अपनी एक्सेप्टेंस वैसे बताइए। ठीक है, जो उसने प्रिस्क्राइब करी है। इफ द एक्सेप्टर डज नॉट फॉलो दैट पर्टिकुलर मोड फॉर सेंडिंग हिज एक्सेप्टेंस, the offerer that further insists the acceptor to abide by it. अब देखिए वो मान लो ईमेल चलाता ना हो, आप ईमेल के थ्रू बोल दो, तो यहाँ पे इस पॉइंट को इन्होंने बताया हुआ है कि एक्सेप्टेंस जो है जो प्रिस्क्राइब मोड या मैनर है उसी के थ्रू बताइए। ठीक है, बट इफ इट इज स्टिल नॉट फॉलोड द ऑफरर मे रिजेक्ट द एक्सेप्टेंस। ऑन द अदर, इफ नो मोड इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑफरर देन द एक्सेप्टर कैन फॉलो द यूजुअल मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। इस बात को आप याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर कोई मोड प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं है तो आपने क्या करना है, तो आपको यूजुअल मोड ऑफ एक्सेप्टेंस करना है। कॉल के थ्रू बता दो, नंबर दिया हुआ है कॉल पे बता दो, यूजुअल मोड यूज कर लो, जिससे उससे को आपको डायरेक्टली पता चल जाए कि हाँ जी आपने उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, नाउ time of acceptance. To make it valid acceptance, it must be given with a stipulated period of time, if any. When no time is specified, acceptance must be given within reasonable period of time. तो बट ऑफ कोर्स की बात, अगर कोई टाइम पीरियड नहीं बताया तो अपनी एक्सेप्टेंस रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए बता दीजिए। अगर क्योंकि होल्ड कोई भी नहीं करता आजकल। ठीक है, रीजनेबल पीरियड है तो बंदा सोच भी लेता है हाँ चलो आपने देख के गए थे थोड़ी देर पहले है चीज आप ले लो। ठीक है, बट आप आ रहे हो 1 महीने बाद और वो चीज भी निकल जाए, तब आप नहीं कह सकते कि मैंने तो ऑफर एक्सेप्ट करना था। तो देयर शुड बी द रीजनेबल टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। द अदर पॉइंट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि एक प्रिस्क्राइब्ड मोड पे आते हैं और एक इस पे आते हैं। जो आपके एक्सेप्टेंस है, as the offer needs to be communicated, so does the acceptance. Acceptance to be legally effective must be communicated and brought to the knowledge of the offerer. Even if the acceptor has accepted the offer but it is not communicated properly, it would not result into an agreement. ये बात याद रखनी है। ये देखो पहले टाइम में ना लेटर्स के थ्रू जब आपकी बात होती थी तब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज वो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती थी। ठीक है,
आपने तो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, लेटर नहीं पहुंची उसके तक, फिर कैसे माने? तो इसमें बेसिकली आपको ये याद रखनी है कि आपने एक्सेप्टेंस अगर किसी की कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप कर रहे हो, ठीक है, आप न्यू हो, स्टूडेंट्स हो, आगे लाइव देखोगे, कॉन्ट्रैक्ट तो भी डाला हुआ है आपके क्लैट में, सो दैट अच्छे से आप इसकी लीगल रीजनिंग करो। तो इसमें आपको यही बात याद रखनी है कि ऑफर आया है आपके पास एंड इट शुड बी कम्युनिकेटेड, ठीक है। अगर ऑफर आपके तक आना इज शुड बी कम्युनिकेटेड, सो डज द एक्सेप्टेंस। आपके पास ऑफर आ गया, वो भी अच्छे से कम्युनिकेट होके आया, तो आपका अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपका भी फर्ज बनता है उसको अच्छे से कम्युनिकेट करने का, ठीक है, सो दैट वो लीगली इफेक्टिव हो जाए, ठीक है। इट शुड बी मस्ट बी कम्युनिकेटेड एंड ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर। अब देखो आपने यहाँ एक्सेप्ट कर लिया बट आपने उनको कम्युनिकेट ही नहीं करा, तो ऑफरर की नॉलेज में कैसे आएगा? ये पॉइंट इस करके इम्पोर्टेंट है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया बट उनको बताना भी जरूरी है, तभी आपका जो है एग्रीमेंट फॉर्म होगा। तो इसमें ये बात बताई हुई है। नेक्स्ट एसेंशियल है, इट शुड बी एक्सेप्टेंस शुड बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, वही या तो आप एक्सप्रेस करके बता दो, ठीक है, या इम्प्लाइड वे से बता दो। ये बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, अब इसमें मैं और क्या समझाऊं आपको, ठीक है। मतलब कि या कंडक्ट से या एक्सप्रेसली एक्सेप्टेंस आपकी होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बिफोर ऑफर इज रिवोक्ड। अभी आपको पता है ऑफर रिवोक होने वाला है, उससे पहले पहले आप एक्सेप्टेंस कर दोगे तो सही रहेगा। अगर रिवोक होने के बाद करोगे तो आपकी एक्सेप्टेंस मानी नहीं जाएगी, ठीक है। एक्सेप्टेंस इंप्लाइज मेंटल रेडीनेस of the person for the proposal act or abstinence, therefore it must be given before the offer lapses or is withdrawn or cancelled. Once the offer is dead due to any reason, if it is dead forever, and for to revive it in such offer is to be made afresh। अब देखिए जी, तो यहाँ पे ये बात करी है कि आपने ऑफर एक्सेप्ट करने में देरी कर दी, ठीक है, ऑफर फिर आपका डेड हो गया किसी भी रीजन की, ऑफर मतलब कि खारिज हो गया, अब उसकी वैल्यू ही नहीं रही है, टाइम पीरियड था तब तक ऑफर आपने एक्सेप्ट करना था, आपने करा नहीं। अब उसको रिवाइव जब करोगे तो न्यू ऑफर बनेगा, ऑफर विल बी फ्रेश, पुराना नहीं। दोबारा से आप जब एडवर्टीजमेंट डालते हो, कई बार आपकी जॉब्स की ऐसे आती है, then that is a fresh offer, okay। now acceptance is not implied from silence if the party, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, acceptance is not implied from the silence of the party, acceptance of offer is not implied from silence, the offerer cannot impose condition on offer that his silence will amount to acceptance। ये बात आपको याद रखनी है। आपको ऑफर आया, आपने दोबारा रिवर्ट बैक ही नहीं करा, तो ऐसे कैसे वो, अब आपको मान लो इतनी डेली कई बार कॉल्स आती है, इंश्योरेंस ले लो, जब आप कई बार नई गाड़ी देखा हो तो उनके भी इतने कॉल्स आ जाते हैं, अरे जी ले लो गाड़ी ले लो, और आप कुछ जवाब ना दो तो वो क्या मान लेंगे कि आपको गाड़ी खरीदनी है। तो यहाँ पे यही बात करी हुई है कि ऑफरर कैन नॉट, ऑफरर क्या है, जो ऑफर देता है, ही कैन नॉट इम्पोज सच कंडीशंस कि अगर आप चुप रहे तो हम आपकी एक्सेप्टेंस मान लेंगे। तो यहाँ पे यही बात बोली हुई है कि मेयर साइलेंस आपकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी, ऑफरर कैन नॉट इम्पोज सच कंडीशंस, ओके। साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ ऑफर्ड रिगार्डिंग द ऑफर इन नो केस मे अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, ओके। नाउ रेवोकेशन कैसे कर सकते हो, मतलब अपना एक्सेप्टेंस खत्म कैसे कर सकते हो, फेलियर ऑफ एक्सेप्टर, डेथ और इंसैनिटी ऑफ एक्सेप्टर, नो रीजनेबल टाइम एंड मैनर, बाय रिजेक्शन, बाय सुपरवाइजिंग इम्पॉसिबिलिटी। अब आप दिखा दो कि इम्पॉसिबल हो गया जी, हम नहीं कर पाएंगे एक्सेप्ट, तो वैसे या रिजेक्ट करके या कोई रीजनेबल टाइम एंड मैनर आप दिखा दो कि देयर इज नो रीजनेबल टाइम एंड मैनर, कि हम एक्सेप्ट तो कर लिया पर ऑफर का कुछ काम आप कर ही नहीं रहे हो, या डेथ या इंसैनिटी दिखा दो जिन्होंने एक्सेप्ट करा है, या फेलियर ही दिखा दो कि देखो जी एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट तो कर लिया बट ही हैज फेल्ड टू फुलफिल ऑल द प्रीरेक्विजिट कंडीशंस, तो उस केस में आपका जो है एक्सेप्टेंस रिवोक हो जाएगी, ओके। अब हम चलते हैं कंसिडरेशन पे, ठीक है। कंसिडरेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप में गए, ठीक है, आपने वहां पे लेस का पैकेट बाय करा, आपने वो लेस का पैकेट 20 रुपीज का था, आपने शॉपकीपर को 20 रुपीज दे दिए और आपको बदले में लेस का पैकेट मिल गया। तो यहाँ पे जो है प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपके लिए लेस का पैकेट जो आपने 20 रुपए का खरीदा आपके लिए वो कंसिडरेशन है,
ठीक है। और जो शॉपकीपर ने उससे क्या 30 रुपए में क्या दिया, कौन सी प्राइस दी, उसने लेस का पैकेट दिया। तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा कंसिडरेशन क्या होती है आपकी, इसको बोलते हैं समथिंग इन रिटर्न। इसका आपका एक लैटिन फ्रेज है वो आपको याद करना है। इस लैटिन फ्रेज है क्विड प्रो क्यू, which means समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, आपके एग्जाम में पेपर क्वेश्चन आता है क्विड प्रो क्यू करके, आपको पता होना चाहिए समथिंग इन रिटर्न इसका मतलब है विच मीन्स कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये जो आपकी कंसिडरेशन है वो 2D में दे रखी है। वो क्या कहते हैं, एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर इफ द प्रॉमिसी, पहले इतना समझो, एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, अगर डिजायर है प्रॉमिसर की और promisee either does something in the past, present or future or abstains from doing something in the past, present or future। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि अगर आपने कोई एक्ट कर रहे हो, आइदर वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का हो, देखो आपकी डेफिनेशन को मैंने तोड़ के यहाँ में लिखा है सो दैट आप इसको इजीली समझ सको, या फिर कुछ ऐसा एक्ट करने से रोक रहे हो जो आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का हो। ठीक है, फिर दिस एक्ट of doing or abstinence is called consideration. Now it has two aspects, either doing some act or abstaining from doing something. Let us look at some examples. पहला एग्जाम्पल देखिए doing something का, इसमें क्या है, Peter and John entered into a contract where Peter promises to deliver 15 curtains to John in 1 month's time. Also, John promises to pay Peter rupees 3,000 for an amount of rupees 3,000 on delivery. In this contract, John promises to pay rupees 3,000 on delivery is the consideration for Peter's promise. Also, Peter's promise of delivering 15 curtains is the consideration for the John's promise to pay. तो यहाँ पे जब जॉन, पीटर एंड जॉन में जो बात हुई है, एक जन ने उसको 15 कर्टन देने हैं, एक ने उस कर्टन के बदले उसको 3,000 रुपए देने हैं। तो आपको बस ये बात ऐसे याद रखनी है कि जो इनमें आपस में जो लेन देन की बात हुई है वो ही आपका कंसिडरेशन है। द एक्ट फॉर डूइंग समथिंग इज द कंसिडरेशन हियर। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, फॉर नॉट डूइंग समथिंग, पीटर हैज टेकन अ लोन फ्रॉम हिज फ्रेंड जॉन। अभी अगेन पीटर ने जॉन से लोन लिया है, किसने लिया है, पीटर ने लिया है लोन। फिर he has not repaid the loan yet, अब उसने लोन तो ले लिया बट उसको रीपेमेंट नहीं करी। जॉन promises not to file suit, अब जॉन पीटर से प्रॉमिस करता है कि वो सूट फाइल नहीं करेगा पीटर के अगेंस्ट इफ he promises to repay the loan within a week। अब यहाँ पे कहता कि ठीक है तुमने मेरा लोन रीपेमेंट नहीं करी, पर तुम अगर 1 वीक के अंदर अंदर मेरे पैसे लौटा दोगे मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस नहीं करूंगा। तो इस केस में आपको क्या समझना है कि एब्स्टिनेंस ऑन द पार्ट ऑफ जॉन is due to the consideration of Peter's promise of repayment of the loan। अब जॉन ने जो एक्ट करने से वो रुक गया, ठीक है, जॉन ने सूट फाइल करने का जो एक्ट था उसने इस पर रोक लगा दी कि ठीक है मैं तुम्हारे अगेंस्ट सूट नहीं फाइल करूंगा, अगर तुम मेरा टाइमली रीपेमेंट कर दोगे तो वो क्या बात मानी जाएगी, कंसिडरेशन मानी जाएगी कि एब्स्टिनेंस ऑन द पार्ट ऑफ जॉन is due to the consideration of Peter's promise for the repayment of loan। ठीक है, पीटर ने कहा मैं 1 वीक में दे दूंगा, तो ये बात उसके जॉन की एब्स्टिनेंस हो गई कि उसने अपने सूट फाइल करने पे रोक लगा दी। He has not done something against it। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना है डूइंग समथिंग एंड नॉट डूइंग समथिंग। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। इसके लिए आपका बहुत ही फेमस केस है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, ये आपका 1880 का केस है। इस केस में देखिए जी क्या हुआ था, प्लेंटिफ ने केस फाइल करा था डिफेंडेंट के खिलाफ। प्लेंटिफ ने कुछ शॉप्स बनाई थी,
प्लेंटिफ समझ रहे हो, जिसने कंप्लेंट करी थी, प्लेंटिफ ने कुछ शॉप्स बनाई थी कलेक्टर के कहने पे। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की आपस में डील हुई थी कि अगर तुम मुझे ये शॉप दोगे तो इसका जो तुम्हें कमीशन है मैं डिफेंडेंट कहता तुम्हें दूंगा। जब उसको वो शॉप मिल जाती है वो प्लेंटिफ को उसका कमीशन नहीं देता, जिसकी वजह से प्लेंटिफ जो है उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर देता है। अब कोर्ट ने क्या कहा कि आपने जो इसको ये शॉप बना के दी है, जो सब करा है, वो आपने प्रोमिसार के कहने पे नहीं करा, ये आपने कलेक्टर के कहने पे करा है। ठीक है, सो कंसिडरेशन के लिए द एक्ट शुड बी डन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। और जहां ये जो फ्यूचर का है इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका केस है, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, यहां लिख देती हूँ। इस केस में देखिए जी क्या हुआ था केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद में। आपको बस ऐसे समझना है कि कुछ फ्यूचर काम करने के लिए बोला था, उन्होंने बोला था कंसिडरेशन फ्यूचर काम की ऐसे होनी चाहिए। जब आप एग्जैक्टली आप बोलते हो कि मैंने वो काम करना स्टार्ट कर दिया है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप उसकी कंसिडरेशन दे सकते हो, उससे पहले चाहे आप मत दीजिए। जब बट आपको पता चलेगा कि ए ने बी में कोई बात हुई है फ्यूचर काम को लेकर, ए ने उसके लिए काम स्टार्ट कर दिया है, as soon as he started the work, at that time you are liable to pay for the consideration if he demands so. ओके, तो आपको फ्यूचर के लिए ये बात याद रखनी है कि फ्यूचर अगर आ गया तो उसमें अगर ऐसी प्रोपोजिशन आ गई तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद चलिए जी इसेंशियल्स करते हैं फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन। वही कैसे तरह का फॉर्म हो सकता है, या तो कोई एक्ट करने का या फिर कोई एक्ट ना करने का, वो भी हम पढ़ के हटते हैं दो एग्जाम्पल्स के थ्रू। एक में जिसमें उसने कर्टन्स दिए, उसने कोई एक्ट करना था कर्टन बनाने का। दूसरा क्या था जिसमें उसने एक्ट नहीं किया, जब उसके अगेंस्ट सूट फाइल नहीं किया क्योंकि उसने उसको बोला कि मैं उसकी रीपेमेंट ऑफ लोन कर दूंगा। तो यहाँ पे एब्सटीनेंस और एक्ट करने दो टाइप के फॉर्म से जो भी हम करके हटे हैं। दूसरा पॉइंट है कंसिडरेशन मस्ट बी मूव्ड और गिवन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। वही आपका केस जो मैंने आपको भी बताया, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव वाला भी जो हमने केस करा था उसके रिगार्डिंग ही इसमें बात करी हुई है। ठीक है, तो क्या कहते हैं एग्रीमेंट, देयर आर टू पार्टीज दैट इज प्रोमिसर एंड द प्रोमिसी, इस यहाँ प्रोमिसी आएगा। ठीक है, तो कंसिडरेशन इज जनरली गिवन बाय द प्रोमिसी टू द प्रोमिसर। बट ऑफ कोर्स ये बात है, ऑफर ऑफरी हमने पढ़ा था, वैसे ही प्रोमिसर प्रोमिसी होता है जो ऑफर कर रहा है किसी को। अब आपको अपना लैपटॉप या कोई चीज सेल करनी है, ठीक है, आप बदले में अपनी चीज दे रहे हो, तो बट ऑफ कोर्स वो आपको कंसिडरेशन मेन तो वही देगा ना, आपकी मर्जी आप कितनी कंसिडरेशन उसे मांगना चाहते हो। तो यहाँ पे यही बात करी हुई है, जो कंसिडरेशन है इज जनरली गिवन। अब जो आप पेमेंट मांगोगे वो प्रोमिसी को प्रोमिसर को देनी पड़ेगी, वही बात यहाँ बोली हुई है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल एनी एक्ट और प्रॉमिस विल बी वैलिड कंसिडरेशन इफ सच एक्ट हैज बीन डन और प्रॉमिस इज मेड एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। जो हमने अभी वो केस देखा था दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का, अगर उस केस में डिफेंडेंट ने उसको बोला था ऐसे शॉप बनाने के लिए, तब डिफेंडेंट वाज लायबल। ठीक है, he was liable to pay for the same, for the जो अमाउंट की बात हुई थी कमीशन की, बट वो किसने बोली हुई थी, वहां पे कलेक्टर ने बोली हुई थी। ठीक है ना, तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपको ये देखना है कि डिजायर और रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर के ऊपर ही कंसिडरेशन वर्क करती है। इसका एग्जांपल, पीटर इज गोइंग बैक फ्रॉम वर्क। अब देखिए इस केस में क्या था, यहाँ पे वॉलंटरी एक्ट की बात हुई है। ठीक है, ऑन हिज वे ही सीज हिज नेबर जॉन्स हाउस ऑन फायर, he immediately arranges for a water hose and manages to douse the fire. Peter can't claim any reward for his effort because it was a voluntary act and was not done at the desire of John, who was here the promiser. ओके, अगर आप कोई काम उसकी डिजायर के बिना कर देते हो तब आप उसका कोई कंसिडरेशन या उसका कोई रिवार्ड नहीं मांग सकते। ठीक है, यहाँ पे उसने वॉलंटरी एक्ट करा था, जिसकी वजह से जो प्रोमिसर है he is not liable to pay anything to him. Okay, now consideration may be past, present or future. Promiser makes a promise that and consideration is given to him for his promise.
If these two acts of making promise and getting consideration are done simultaneously, the consideration is known as the present consideration. If the consideration has been given to the promisor before he makes a promise, it is known as a past consideration. Consideration may be given in the form of promise to perform in future. Such consideration will future. सीधी सी बात है, जब आप एक्ट कर रहे हो तभी के तभी दौरान आपको कंसिडरेशन मिल गई तो आपकी प्रेजेंट कंसिडरेशन मानी जाएगी। अगर एक्ट है ये, कंसिडरेशन इसके पहले मिली तो पास्ट, बाद में मिलेगी तो फ्यूचर। इजी, समझ गए। अब एग्जांपल देखिए, पीटर एम्प्लॉयज जॉन टू वर्क ऑन हिज फील्ड ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ एग्रीकल्चर हार्वेस्टिंग। ही प्रॉमिसेस टू पे जॉन एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 फॉर हिज सर्विसेज व्हेन ही सॉ द न्यू क्रॉप। The services of John in the past constitute a valid consideration। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पास्ट की बात करी है, इसका आपको मैंने फ्यूचर का केस आपको बता दिया था, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद इज द केस। फ्यूचर की बात करी, ऐसे जैसे पास्ट की बात करी है वैसे मान लो उसने फ्यूचर के लिए उसको बोल दिया होता कि अब मेरी क्रॉप हार्वेस्ट होने वाली है, जब तुम करोगे पूरा काम मुझे करके दोगे मैं तुम्हें इतनी पैसे दे दूंगा, तो वो आपकी फ्यूचर कंसिडरेशन हो जानी थी। ठीक है ना। चलो चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कंसिडरेशन में बी मूव्ड और गिवन बाय प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं एनी अदर पर्सन की, यहाँ पे आपका प्रिविटी लग जाता है, प्रिविटी टू कंसिडरेशन लग जाता है। जब आपका थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्रिविटी। ठीक है, तो जैसे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वैसे प्रिविटी ऑफ बोल लो चाहे टू बोलो। ठीक है, जनरली इन एवरी एग्रीमेंट कंसिडरेशन इज गिवन by promise to the promisor, but it is not necessary any other person on behalf of promise may give consideration. Such consideration will also be valid। आपके इंडियन लॉ में जो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन है दैट इज यू कैन से वैलिड की तीसरा बंदा आके आपकी कंसिडरेशन दे रहा है then that is considered valid, but in English law it is not। हमारे इंडिया में भी इसके कुछ एक्सेप्शंस है। जब हम प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे उसमें आपको सारा डिटेल से मैं बताऊंगी, बट आपको कुछ केसेस बता देती हूं मैं। ये है आपका चिन्मया वर्सेस रमैया का केस, जो आपकी ये प्रोपोजिशन है काफी सिमिलर है उस केस से। और ये आपका आया था ट्विडल वर्सेस एटिंगसन। ये आपका इंग्लिश केस है जिसमें इन्होंने बोला था कि सिर्फ दो पार्टीज प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बीच में होनी चाहिए कंसिडरेशन, थर्ड पर्सन नहीं इन्वॉल्व हो सकता। बट आपका इंडियन लॉ कहता है हो सकता है। कैसे? इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, मदर थी उसने अपनी डॉटर को बोला था आगे किसी को पेमेंट करने के लिए 600 समथिंग, बट वो कहती है कि मैं क्यों दूं। ठीक है, तब इस केस में कोर्ट ने कहा था मदर ने बोला है डॉटर को देन शी कैन पे। ठीक है, तो यही केस है। पीटर गिफ्टेड हिज सन ऑलिवर एन अपार्टमेंट इन द सिटी with the condition that he pays a fixed amount of money to his uncle John every year. On the same day, Oliver executed a deed to pay a fixed amount of money to John every year. However, Oliver failed to pay and John filed a suit for recovery. Oliver pleaded that he was not liable since no consideration had moved from John. However, the court held the words promise or any other person and allowed John to maintain his suit for recovery। अभी यहाँ पे आपको याद रखना है कंसिडरेशन में बी मूव्ड और गिवन बाय प्रॉमिस बाय अनदर पर्सन। ओके, नाउ कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसमें कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि जो वैल्यू है आपके प्रॉमिस की वो जरूरी नहीं है कि इक्वल वैल्यू की कंसिडरेशन हो। इवन इफ द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज लेस देन द वैल्यू ऑफ प्रॉमिस द कंट्रैक्ट इज कंसिडर्ड टू बी वैलिड। अब आपको पता है मिल्खा सिंह की मूवी आई थी, मिल्खा सिंह के राइट्स के लिए मिल्खा सिंह ने बहुत ही कम उसकी पेमेंट ली थी, जो दी थी जो भी था ली थी, बहुत ही कम रुपीस थी वो। तो कहते हैं ऐसे कम कंसिडरेशन भी हो जाए तो नॉट अ बिग डील। ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। ये क्यों पॉइंट डाला है, स्पेशली फॉर द केसेस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। जब आप, क्योंकि बाद में कोर्ट में ये ना कह दो कि आपकी जी 10 करोड़ की घर था आपने 25 लाख का जी अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके दे दिया, बिकॉज मैं कोई पागल थोड़ा ना हूँ, मैं इतने कम रेट में अपना घर बेचूंगा। सिर्फ ये चीजों को अवॉइड करने के लिए पॉइंट था, बट जरूरी नहीं है अगर आपकी सारी
अच्छे से आपने रिटन कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी द एडुकेट वन। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है चैपल एंड को लिमिटेड, चैपल एंड को लिमिटेड वर्सेस नेस्ले। अब इस केस में देखिए जी क्या हुआ था, नेस्ले को लिमिटेड, इस केस में क्या हुआ था, ये आपका 1960 का केस है। इस केस में क्या हुआ था, नेस्ले वालों ने अपने रैपर दिए थे, ठीक है, ऐसे उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो कहते थे विल रैपर अमाउंट टू द एडिक्वेट थिंग, तो कोर्ट ने कहा रैपर है कोई चक्कर नहीं है, इट अमाउंट्स टू द एडिक्वेट कंसिडरेशन, ठीक है। तो कंसिडरेशन इट नीड नॉट टू बी द एडिक्वेट वन, राइट। नाउ कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट बी इल्यूजनरी। कहते हैं ये नहीं कि आपकी कंसिडरेशन इल्यूजन में ही रह जाए, इट शुड बी इन रियल एंड इट शुड हैव सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ, ठीक है। कहते हैं इट शुड नॉट बी इल्यूजनरी, फैक्टिशियस, फ्रॉडलेंट, अनसर्टेन एंड इलीगल। जहां पे ये चीजें आ गई तो कंसिडरेशन रियल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, एग्रीमेंट टू बी इम्पोज्ड इन द कोर्ट मस्ट बी मेड फॉर लॉफुल कंसिडरेशन। Any act which is illegal, immoral and against the public policy will not constitute the valid consideration for the contract. Peter offered rupees 10,000 to John to beat up his business rival. John beats him, but Peter refuses to pay him. John cannot file a suit for recovery since the consideration is against the law. अभी हमने इसके और भी एग्जाम्पल्स करे थे, जिन एग्जाम्पल्स में हमने ये कहा था कि उसने मर्डर करने के लिए पैसे दे दिए, कोर्ट कहती है ऐसे केसेस का आप सूट भी फाइल करके रिकवरी नहीं ले सकते अगर आपने कुछ ऐसा करा है, बिकॉज दीज एक्ट्स आर नॉट लीगल इन द आईज ऑफ लॉ एंड दीज एक्ट्स आर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। ओके, तो आपको ये पॉइंटर साथ के साथ याद रखने हैं कंसिडरेशन के। दीज आर कंसिडर्ड टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो That's all in today's lecture. I hope आज आपको ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन अच्छे से समझ लग गया होगा। ये आपके बेसिक्स हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के, ठीक है। जितनी देर तक आपको ये बातें ध्यान से समझ नहीं लगेंगी, क्वेश्चन आते हैं आपको समझ नहीं लगेंगी, ठीक है। अब हम जब एमसीक्यूज करेंगे आपका ये सारे पॉइंटर्स क्लियर होंगे, आप एमसीक्यूज बहुत इजीली कर लोगे, प्रोपोजिशंस बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर। ऑल द वेरी बेस्ट क्लैट एस्पिरेंट्स फॉर योर एग्जाम।